पूछे गए हैं और आज का जो लेवल है वो क्या रहा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे विथ आंसर की। तो आप यहाँ पर यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसका आंसर बताने का आपको पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हमें पता लगे हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देंगे और थोड़ी सी जो लैंग्वेज है इधर उधर हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी जो चांगपा जनजाति है, इससे दो क्वेश्चन आज बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। अब इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए थे तो आपको पता होगा कि जो चांगपा जनजाति है वो आपकी लद्दाख में पाई जाती है, तो सभी को पता है। अब जिसको पता होगा कि जो लद्दाख है इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर था आपका ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पर चांगपा जनजाति पाई जाती है। अब लद्दाख के बारे में और आपसे पूछ सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट इसे कहते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पर देखने को मिलते हैं तो वो भी आपके लद्दाख में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चांगपा जनजाति है ये बकरियों को पालते हैं और बकरियों को पाल करके उनसे जो ऊन प्राप्त किया जाता है उस ऊन से एक प्रकार का शॉल बनाया जाता है जिसे कहते हैं पश्मीना शॉल। इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूछेंगे आपसे कि पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है। ऑप्शन देंगे भेड़ से, बकरी के ऊन से। ठीक है, तो बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। और जो चांगपा जनजाति है ये अस्थायी निवास का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, तो उसे क्या कहते हैं? तो अस्थायी निवास को रेबो कहते हैं। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, तो यहाँ लिया है कि जो चांगपा जनजाति है, चांगपा जनजाति के लोग जानवरों को रखने के लिए एक प्रकार का आवास बनाते हैं जो रेबो के पास में बना होता है। तो इसकी दीवारों को क्या कहते हैं? जानवरों का जो घर होता है तो उसकी दीवारें जो बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस तरीके का आज क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे कहते हैं लेखा। यदि आपसे पूछता कि चांगपा जनजाति स्वयं के जो अस्थायी निवास बनाते हैं टेंट, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो रेबो कहलाते हैं। यहाँ जानवरों का पूछा गया तो उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया है आपका इग्लू। इग्लू क्या कहलाता है? तो इग्लू आपने पढ़ा होगा, जो एस्किमो जनजाति होती है उसके निवास स्थानों को इग्लू कहते हैं। ठीक, तो आवास वाला आप टॉपिक देख करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए कि मनाली में किस प्रकार की मतलब मानव आवास से क्वेश्चन बने थे। आज यहाँ इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? मतलब यहाँ पर आपके भोजन से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से तने होते हैं, कौन कौन सी आपकी जड़ें होती हैं, तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे। तो यहाँ पूछा गया कि लहसुन जो होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ दिया है एक रसदार रोम। तो जो नींबू होता है इसके रसदार रोम खाए जाते हैं। ठीक है, गेहूं का भ्रूण खाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। पूछ लिया आपसे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिछली शिफ्ट में बना था आपका जो 13 जनवरी को था खेजड़ी वृक्ष से। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई से। और यहाँ पूछ लिया राष्ट्रीय वृक्ष, तो आपने बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष के बारे में पढ़ा है, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है हमारा बरगद। एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसकी जो जड़ें हैं उसकी तने के रूप में उसकी सहायता करती हैं, तो वो भी आपके बरगद का ही वृक्ष होता है। ठीक है, यहाँ दिया है खेजड़ी का वृक्ष। तो खेजड़ी आपको पता है रेगिस्तान मतलब हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है, और खेजड़ी वृक्ष की छाया में मतलब बच्चे खेलते हैं, इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज जोड़े के रूप में पूछा गया कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों का उपसमूह है, यहाँ बताना है। तो यहाँ दिया है चंडीगढ़ और लद्दाख। आपको पता होगा ये दोनों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, तो ये राइट आंसर है। फिर यहाँ दिया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केरल यहाँ दिया है जो कि आपका एक राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उड़ीसा राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उड़ीसा आपका राज्य है, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ एवं लद्दाख। यदि आपसे पूछ लें कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इसके बाद आपका मैप से एक क्वेश्चन बनता है, अरब सागर से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी से कितने तटवर्ती राज्य लगते हैं।
टोटल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दें कि आपका मतलब जो आपका दक्षिण पूर्वी एरिया है ये आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ जितने भी राज्य पड़ेंगे वो किससे लगेंगे, बंगाल की खाड़ी से, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका जो दक्षिण पश्चिमी एरिया जो है आपका, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, तो इस पर जितने भी राज्य स्थित हैं वो सारे आपके अरब सागर से लगेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और आपका सबसे दक्षिणतम राज्य यदि पूछ ले तो वो है तमिलनाडु। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए। इस प्रकार टोटल मिलाकर के जो तटवर्ती राज्यों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। कौन कौन से, तो यहाँ से गिनेंगे हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना आज, बावड़ी का अर्थ क्या होता है। तो बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, जो अलवरुणी आए थे उन्होंने हमारे यहाँ बताया तालाबों के बारे में। ठीक है, तो ये बावड़ी जो है जल संरक्षण से संबंधित है और इसका अर्थ पूछा गया तो ये है आपका सीढ़ीदार कुआं। नेक्स्ट है, कुओं के बारे में नहीं, जो अलवरुणी आए थे उन्होंने तालाबों के बारे में बताया था, सॉरी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं और कहा था कि यदि हमारे यहाँ के लोग देखेंगे तो वो तंग रह जाएंगे। ठीक है, तो अलवरुणी उज्बेकिस्तान का यात्री था, ये आपको बता चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो CCE होता है इसमें कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है। तो CCE मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा रूप क्या होता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लेकिन यहाँ कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक। ठीक है, और एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। और सतत और व्यापक का मतलब होता है कि जो मूल्यांकन है वो सतत रूप से करना चाहिए और इसमें ना केवल पढ़ाई बल्कि सर्वांग चीज़ें आ जाती हैं। मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास, खेल में बच्चे की क्या योग्यता रखता है, क्या क्षमता होती है, इसके अलावा वो रंगोली प्रतियोगिता में क्या योग्यता रखता है, अन्य जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ही क्या होता है, व्यापक। ठीक है, आपसे आगे पूछ सकता है कंटिन्यूअस का मतलब तो सतत हो जाएगा। नेक्स्ट है आज लैंगिक जो रूढ़िवादिता है इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन दिया गया था कि जो लड़के हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं, मतलब बाहर के कार्य करते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको आसान से कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये किसे दर्शाता है, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, या मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का घर दिल्ली में है, तो दिल्ली के सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की स्थिति हमें बतानी थी। तो आपको बता दें, आपने मैप में देखा होगा इस तरीके का हमारा जो मैप होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ मान के चलिए दिल्ली है। ठीक है, अब जो आपका चंडीगढ़ है, पंजाब यहाँ पड़ता है और आपका जो उत्तराखंड है वो इस तरफ पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देहरादून यहाँ है और चंडीगढ़ यहाँ, तो यही बतानी थी हमें स्थिति। तो सबसे पहले व्यक्ति चंडीगढ़ और देहरादून की स्थिति, तो ये पड़ेगा हमारा इस तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आपका उत्तर पश्चिम एरिया पड़ेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ, और ये कहाँ है, उत्तर पूर्व की तरफ। तो यही स्थिति बतानी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व। से क्वेश्चन बना। NCF से क्वेश्चन पूछा गया, निपुण भारत से, जेंडर वाला वही आपको बता दिया, बुद्धि से मतलब आपका बहुबुद्धि सिद्धांत NEP से, और सोशलाइजेशन जो है समाजीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपके हिंदी में गद्यांश पद्यांश, टोटल जो ग्रामर है 6 से 7 अंक की हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। अब इसमें आपका अलंकार पूछ लेते हैं, हिंदी में प्रत्यय पूछते हैं, संधि पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर में पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दें हिंदी पेडागोजी में आपके जो भाषा विकास का सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की का, ये अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है। इसके बाद सभी वैज्ञानिकों के भाषा के संबंध में विचार, वाइगोस्की ने क्या कहा, कोहलन ने क्या कहा है, इसके बाद आपके पावलाव ने क्या कहा है। ठीक है, अनुकरण पर किसने बल दिया है, तो ये विचार भी पूछे जा रहे हैं। और एक आज आपकी मैथ में अक्षमता पूछी गई है, डिस्कैलकुलिया, किससे संबंधित है, तो डिस्कैलकुलिया जो है आपकी यह गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करती है। ठीक, इसके बाद जो मैथ पेडागोजी है उसमें बेन हीले के ज्यामितीय स्तर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप क्लियर
कर लें। ठीक है, तो इस तरीके का आज का जो पेपर का लेवल रहा वो मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ईवीएस है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ रहा है, नए नए क्वेश्चन इसमें जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आपने यदि कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। थैंक यू। हिंदी में जो है आपको पता है 30 मार्क्स का रहता है हिंदी का पेपर, जिसमें से 15 मार्क्स में पैसेज आते हैं 2। ठीक है, एक गद्यांश और एक पद्यांश। पैसेज के बाद जो 15 मार्क्स बचते हैं उसमें आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए पेडागोजी में सबसे पहले पूछा है समाज भाषा विज्ञान का कौन सा हिस्सा कौन नहीं है। समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं है। तो राइट आंसर होगा बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेश माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो वो करता है फ्रेंड्स हमारी मदर टंग को, यानी कि हमारी मातृभाषा को। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एनसीएफ 2005 के साथ साथ एनईपी 2020 हमारी मदर टंग यानी कि मातृभाषा को महत्व देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाए, वही होती है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ठीक है, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। तो राइट आंसर होगा एक चरण आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का भी हो गया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए आपको पता है 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, जिसमें से सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं एलसीएम से रिलेटेड पूछे गए हैं, एचसीएफ से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड और फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि भिन्न से संबंधित, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने वाले पूछे हैं। अब बचता है 15 मार्क्स का मैथ्स में पेडागोजी। तो पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है अभिग्रहित क्या है। अभिग्रहित एक प्रस्ताव है जिसे बिना सबूत के ऐसे ही मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इस परिस्थिति में शिक्षक ने कौन सी विधि प्रयोग की। तो फ्रेंड्स इसमें प्रयोग की है शिक्षक ने आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए क्वेश्चन घुमा करके इन्होंने पूछ लिया है, शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मतलब मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, गणित की संख्याओं को कैलकुलेट करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुक्त उत्तर वाला प्रश्न चुनिए। आंसर होगा यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वह संख्याएं क्या हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एक से अधिक आंसर हो सकते हैं जिनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है कि, राइट आंसर होगा यह प्रतिबिंबित करता है कि आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमण से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमने मैथ्स की भी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में भी 15 मार्क्स में आपका पैसेज रहता है, 2 पैसेज रहते हैं, एक पोयम रहती है जिसमें से। ठीक है, और देखिए उसी पैसेज के अंदर आपसे जो है थोड़ी बहुत ग्रामर पूछी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स की ग्रामर आती है ओनली। तो उसमें पूछा गया है एक एंटोनिम, एक फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी 15 मार्क्स की जो पेडागोजी रहती है उनमें जो क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स एनईपी 2020 से पूछे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे गए हैं और एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछा है
और फ्रेंड्स एक टॉपिक और है जो है निपुण भारत, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो निपुण भारत का कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको करवाया हुआ है, 3 या 4 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो लगभग 2 लाख बच्चों ने देख ली है।